हेलो फ्रेंड्स, कुछ कारणों से पहले वीडियो में मैं पूरी बात नहीं कह सकता, सॉरी। अब मेरा उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा वीडियो है। कृपया पहला वीडियो पहले सुने, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो सुने। तो मैं कह रहा था सर, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया आपको, फास्ट फूड इज़ अ स्लो पॉइजन। जब ये बच्चे जो आज फास्ट फूड खा रहे हैं, कुछ भी एनर्जी ड्रिंक के नाम पर, कोल्ड ड्रिंक के नाम पर पी रहे हैं, कुछ भी पैकेज्ड फूड में चिप्स और बहुत सारी कचरा आ रहा है। इंस्टेंट फूड, तुरंत पेट भर लो चाहे जहर खा लो, बराबर। तो एक तो मेरी बात आपको ये कहनी थी, इस जहर से बचें। दूसरी बात, मेरा ये सोच है, जैसे कि आप सब किसान, डॉक्टर, अमीर गरीब सभी ये जानते हैं कि एक समय में मूंग की दाल की खिचड़ी को मरीजों का पौष्टिक आहार माना जाता था। आप एक्सेप्ट करते हैं। आज की डेट में किसान, मज़दूर, हर आदमी जानता है कि जब मूंग की फसल बोई जाती है तो उसकी पहली 2 पत्तियां आती हैं या 4 पत्तियां आती, उसी समय से कीटनाशक का इंट्रूजन, कीटनाशक का छिड़काव उस मूंग की फसल पर होने लगता है। और वो सब कीटनाशक बहुत जहरीले, इवन आखिरी तक जब वो मूंग की फसल सूखती नहीं है तो उसको सुखाने के लिए अलग से जहरीला केमिकल डाला जाता है, जिससे कि वो मूंग की फसल रह सके, सरवाइव कर सके, सूख सके और बाज़ार में आ सके। ये तो आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं। ये तो छोटा सा उदाहरण है। इसी तरह सारी फसलें जो आज ट्रेडिशनल फसलों के नाम पर हम खेत में उगा रहे हैं, उन फसलों में हम और आप जहर खा रहे हैं। और ये जहर के कारण हम लोगों के समाज के अंदर, बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, महिलाओं के अंदर ना जाने कितनी 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 टाइप की बीमारियां पैदा हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि कुछ सालों बाद हर 6वें घर में, हर 7वें घर के अंदर, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, एक कैंसर का मरीज रहेगा। ठीक है, आपने देखा होगा सन 1990 के दशक में, या जब ये कीटनाशक वाली खेती नहीं थी, हम लोगों के यहाँ देसी खाद की खेती होती थी, तब हमारे यहाँ बीमारी नाम की चीज़ नहीं थी। आज ये बीमारियाँ इतनी सारी बढ़ रही हैं और इनका फ़ायदा कौन उठा रहा है? मेडिकल माफिया। छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, मैं किसी मेडिकल डॉक्टर या सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा, मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बुराई कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को जागृत करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आज मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, मिलेट्स जो कीटनाशक के बगैर उगाए जा सकते हैं, बगैर उनकी क्रॉप ली जा सकती है, या देसी खाद के रूप में हम आज यदि खेती को कन्वर्ट कर लें तो हमारी जो ज़मीनें हैं वो जहरीली और बंजर होने से बच जाएंगी। आज नहीं तो कल सारी ज़मीनें फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फंजीसाइड्स के कारण धीरे धीरे बंजर होती जा रही हैं। और मैं नहीं मानता ये बंजर होती ज़मीनें बहुत साल तक कृषि का साथ दे पाएंगी। और एक बार यदि कृषि ख़त्म हो गई तो किसान ख़त्म होगा तो होगा,
पूरी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। भोजन कहाँ से आएगा? मिल्क कहाँ से आएगा? मांसाहारी लोगों के लिए मांस कहाँ से आएगा? अंडे कहाँ से आएंगे? और जो भी फसल हैं, जो कुछ भी डिपेंडेंट अपॉन हरी सब्जी है या मिल्क है, इससे बने हुए प्रोडक्ट, हरी सब्जी से बने हुए प्रोडक्ट्स, हमारी औषधियाँ, हमारे फल, यदि इस जहर से बच नहीं पाए तो हमारा क्या होगा? ये ध्यान में रखना चाहिए। ये तो हो गई दूसरी बात। ज़मीनें बंजर हो रही हैं, किसान भी बंजर होगा, और हमें मालूम नहीं कहाँ कहाँ के कौन कौन से अल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आज की डेट में कुछ खेती जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स है, एक्वापोनिक्स है, वर्टिकल फार्मिंग है, इनमें कुछ कुछ ऐसी नए प्रयोग हो रहे हैं जिनमें हम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का फूड दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के फल दे सकते हैं, और भी ना जाने। मगर वो जो दूसरा भाग है हाइड्रोपोनिक्स का और ट्रेडिशनल खेती का, इनका जो कंपैरिजन है बहुत बड़ा खाई है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब धीरे धीरे मैं बढ़ूँगा, आप शांति से सुन सकते हैं, धीरज रख सकते हैं तो, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। डोंट वरी, आई एम नॉट वरीड। तो छोड़ दीजिए ये सब जो मैं कह रहा हूँ। तो ये हुई बात अपनी फसल की, ज़मीन की उर्वरकता की और हमारे भविष्य की। अब अगला भाग हम ले लें, पानी। वैसे तो आप सबको मालूम है कि हमारे शरीर में पंच तत्व हैं। पानी है, अग्नि है, स्पेस है ना, हवा है, और एक मतलब ऐसे 5 तत्वों से बनी हमारा अस्तित्व है। और यदि पांचों चीज़ें स्वस्थ रहीं तो आप स्वस्थ हो, और पांचों चीज़ें कंटेमिनेट हो गई, पांचों चीज़ें पॉल्यूट हो गई, पांचों चीज़ें में जहर घुस गया, तो आप कहाँ तक जहरीले नहीं बचोगे। तो यदि ये सब चीज़ें हम बेसिक रूप से समझ लें कि भाई ये पंच तत्वों को हमारे को विशुद्ध रखना है, तो उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे। चाहे आप निकालो, चाहे सरकार निकाले, चाहे टेक्नोलॉजी निकाले, चाहे साइंस निकाले। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें डेवास्टेशन की तरफ ले जा रही हैं। आज पानी के रूप में हमारे विश्व में पीने योग्य पानी बहुत कम बचा हुआ है। चाहे हम देश की भी बात करें, चाहे विदेश की बात करें, टोटल अमाउंट में जो ग्राउंड वाटर है, जो पीने योग्य है, वो बहुत कम बचा हुआ है। भविष्य में पानी के लिए युद्ध होंगे, बड़े बड़े युद्ध होंगे। पड़ोस आपके मोहल्ले में युद्ध होंगे, आपके शहर में युद्ध होंगे, आपके नगर में युद्ध होंगे, विश्व के तौर पे युद्ध होंगे। मगर पानी आएगा कहाँ से भाई? ये जितना पानी हम बचा सकते हैं वही पानी हमारी पूंजी रहेगी, उसी पानी से हमारा आगे आने वाले भविष्य चलेगा। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी बात सुनो, मत सुनो, कोई बात नहीं। हजारों करोड़ों अरबों लीटर पानी आज ड्रिंकिंग वाटर के रूप में, कोल्ड ड्रिंक के रूप में, और भी ना जाने दवाइयों के रूप में, सायरप के रूप में, और भी बहुत सारे रूपों में पानी बंद हो गया है। और धीरे धीरे ये पानी बिकने लगा है। हमने कभी इतिहास में नहीं देखा कि पानी बिका हो। लोग अपने स्वार्थ के लिए बोतल बंद पानी पी भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, और करोड़पति बन रहे हैं। तो भैया क्यों बन रहे हो? फिल्टर्स बिक रहे हैं पानी की शुद्धि के नाम पे, आरओ बिक रहे हैं, फिल्टर्स बिक रहे हैं, ना जाने क्या क्या बिक रहा है। सब्जियों के धोने के लिए इंस्ट्रूमेंट आ गए, भैया सब्जी धो के काटो। ये क्यों? ये व्यापारिकता है, बिजनेस है, ये बिजनेस। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये वही पानी की बात। हवा की बात जहाँ तक आते हैं, आप सब जानते हैं, जितनी कारें बढ़ेंगी, जितनी इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, ये सब धीरे धीरे विकास के रूप में हमारा सर्वनाश करने वाले हैं।
ना आदमी पैदल चलता है। आजकल नई जनरेशन को देख लो, यदि 500 मीटर पे जाना है तो उसे गाड़ी चाहिए, भले इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, मगर बहुत दूसरी बाइक भी हैं। हर आदमी लग्जरी के तौर पे कारों का उपयोग कर रहा है। भाई आपको कहीं एक जगह जाना है तो आप पूल करके जाओ ना। ज़्यादा लोग कम कम स्पेस की कार में जाओ। ज़्यादा लोगों को कहीं जाना है उतना ही डीजल खर्च होगा, मगर 5 लोग जाएंगे, एक आदमी जाएगा तो उतना ही डीजल खर्च होगा। तो ये भी एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम अपनी लग्जरी के लिए पूरे विश्व को बर्बाद कर रहे हैं। और जितना कारों से पॉल्यूशन हो रहा है, जितना इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन हो रहा है, आज दिल्ली की स्थिति आप जान सकते हैं कि वहाँ ठंड के टाइम पर, पराली जलाने के टाइम पर कितना धुआं होता है, कितनी विषैली गैसें, मिस्ट और भी ना जाने क्या क्या धूल ये हवा में फैल जाते हैं और आदमी को बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। तो ये कुछ बेसिक से सवाल हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप बात ध्यान में रखना। यदि मेरी बात समझ में नहीं आती और पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। मुझे कोई चिंता नहीं, मगर मुझे चिंता है आपके और आपके होने वाले बच्चों की। तो मैं कह रहा था, ये हुई पानी की बात, ये हो गई एयर की बात, है ना। अब आप ज़मीन की बात मैंने कर ही ली आपसे। अब आप आ जाइए थोड़े से समाज के ऊपर। समाज में बहुत सारी बीमारियां फैल रही। जहाँ तक पहली बीमारी की बात कर रहा हूँ, नए बच्चों की बात कर रहा हूँ। आज जो पीढ़ी सड़कों पे बाइक्स में, मोबाइल में, नशे में, शराब में उलझी है, आज से 20 साल पहले नए बच्चे ना तो रहने गुस्से में रहते थे, ना हिंसक होते थे, ना पूरे टाइम उनके दिमाग में गुस्सा चढ़ा रहता था। उनके हाथ में खुजली मची रहती थी, किसको गाली दूँ, किसको मार पीट कर दूँ, किसको ये कर दूँ। तो वो गुस्सा कहाँ से आ रहा है आज? इसका कारण माँ बाप निकाल सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। जो भी पैसा मोबाइल में या जो भी मनी उनको देना चाहते हैं, उस पर वो ख्याल ये रखें कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। आपने तो पैसे दे दिए, आपने गाड़ी दे दी, आपने मोबाइल दे दिए, आपने ये भी नहीं समझा कि उसके दोस्त कौन से हैं, ये गली गली जाके क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ये सब माँ बाप की जिम्मेदारी है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर काक दृष्टि रखें। उनसे सुबह शाम रिपोर्ट लें कि भई हमने 100 रुपये दिए थे, आपने इसका क्या किया। आपने अभी पेट्रोल भराया था, कल फिर पेट्रोल भरा लिया, परसों रिचार्ज कराया था, आज फिर रिचार्ज मांग रहा है, क्यों? आप कमाते तो बिल्कुल नहीं हो। शिक्षा और ट्यूशन के नाम पर आप पैसा कहाँ जा रहा है आपका? उनके दोस्तों पर नज़र रखिए। कभी ना कभी टाइम निकाल कर ये देखिए कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। चुपचाप आप उसके पीछे जाइए। भले आप चश्मा लगा के जाएं, भले टोपा लगा के जाएं, मगर उस पर ध्यान रखिए। तो ये नई पीढ़ी के लिए मेरा सब रिक्वेस्ट है कि माँ बाप उनके ऊपर ध्यान रखें। अब दूसरी बात मैं जो बहुत महसूस कर रहा हूँ आजकल समाज में, पहली बात अपन करते हैं, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, क्रॉस कास्ट मैरिज। लड़के या लड़कियाँ घर से जब बाहर पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कंपटीशन के लिए, कोचिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, वो यहाँ से शिक्षा का उद्देश्य लेकर जाते हैं। पैसे माँ बाप के लगे हैं, हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, पढ़ने का खर्चा, रहने का खर्चा। हॉस्टल जा तो रहे हैं। उनके टारगेट्स के बारे में आपको बताया गया कि मैं आईआईटी में जा रही हूँ, एमबीए कर रही हूँ, फलाना ढिकाना आम का कोर्स कर रही हूँ। वहाँ जाकर पता चलता है कि वो अपने दोस्तों के बीच में
उस शहर की रंगीनियों के बीच में, उस शहर की चकाचौंध के बीच में, उस शहर के नशीलचियों की भीड़ में दोस्त बना लेती हैं। और वो दोस्त अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। उन्हीं दोस्तों के बीच में कई बार ऐसा रिश्तेदारी होती है कि दे गो फॉर लव अफेयर्स। एक्चुअली हमने उनको पढ़ने के लिए भेजा है, नॉट फॉर लव, नॉट फॉर डूइंग फैशन, नशेबाजी, बियरबाजी, क्लबबाजी। पढ़ते कम हैं कई बच्चे, मगर वहाँ पर जाकर वो भटक जाते हैं। भटक जाने का नतीजा ये होता है कि कुछ भटक जाने वाले लोग लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं। लव मैरिज में कन्वर्ट, माँ बाप तो मजबूर हैं, दोनों बच्चों के जीवन भी देखना है, मगर ये नहीं देखते कि वो सामने वाला परिवार कैसा है, वो लड़का कैसा है, बट ब्लाइंडली उन्हें फॉलो ये करना पड़ता है, वो इनकी शादी कर दो। शादी करने के बाद आज की स्थिति में कुछ लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं। भले माँ बाप बहुत गरीब हों, बूढ़े हों, अशक्त हों, जो भी किस्म की चीज़ हो, मगर वो बूढ़े माँ बाप ने सपना क्या दे रखा था, बूढ़े माँ बाप को आपने क्या दिया, इतने साल उनके ड्रीम्स का क्या हुआ, तुम्हारे खुद के ड्रीम्स का क्या हुआ। ऐसी जो क्रॉस ओवर मैरिज हो रही हैं, उनमें कुछ सालों तक तो जब तक वो यथार्थ की ज़मीन पर नहीं आ जाते, जब तक तो अच्छा चलता है, फिर उनकी आपस में बनती नहीं है। और आज की डेट में आप याद रखना, तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं। माँ बाप ने जैसे तैसे अपनी बचत से, अपनी एफडी से अपना कुछ न कुछ दे के, बल्कि सर्वस्व दे के आपकी शादी की। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बाद पता चला कि यथार्थ में उनका तलाक हो जाता है। और हिंदुस्तान में तलाक की, गर्भपात की संख्या बढ़ते जा रही है। तो एक सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं उसके बारे में आपको वार्न करने वाला हूँ, वार्न करता रहूँगा। मेरे पास और भी सब्जेक्ट हैं जो मैं बताते रहूँगा। ये हुई दूसरी बात। न मैं लड़कियों की बात कर रहा, न लड़कों की बात कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जो भी बाहर जाते हैं, जो भी क्रॉस ओवर मैरिज करते हैं, जो भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, वो समाज में बहुत घातक होने वाली है, समाज को तोड़ के रख देगी। पैसा है, लग्जरी है, फैशन है, नशेबाजी है, बाहर रहने का शौक़ है, ये सब एक दिन आपको खून के आंसू रुलाएगा। मेरी बात ध्यान में रखिएगा। तो ये होगा मेरा दूसरा भाग। अब मैं बात करता हूँ एक सोशल बीमारी की। बेरोजगारी। आज की डेट में शिक्षा आज की डेट में शिक्षा का यदि देखा जाए तो शिक्षा का स्तर हम देख रहे हैं कि आज की शिक्षा में BA, MA इन डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है। जब तक आपके पास स्किल वाली डिग्री नहीं है, या स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, ये सब यदि आपके पास नहीं है, तो ऐसी शिक्षा हमें कहीं नहीं पहुंचा रही। गांव के बच्चे आते हैं, BA MA करते हैं, उसके बाद खुले मार्केट में जाते हैं, उनकी कोई पूछ नहीं होती। माँ बाप सोच रहे हैं कि पढ़ने जा रहे हैं, वो पेपरिया आकर या बड़े शहरों में जाकर कुल मिला के कहीं नहीं पहुँचते। तो हमारी शिक्षा में स्किल्स बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई हुनर ज़रूरी है। केवल मात्र BSc, MSc या कोई व्यावसायिक शिक्षा, ITI ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते कि आप BA MA करें।
तो यदि शिक्षा में स्किल्स, टेक्नोलॉजी, एआई, चैट जीपीटी, टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर वाले काम करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है ना कि रूटीन हम बीए में करें। दूसरी बात, आज के समय में ऐसा आ गया है कि घर में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरा ये मानना है कि जब से वो होश संभालते हैं घर के कामों में, माँ बाप के कामों में, उनको बराबर का दखल देना चाहिए। छोटे छोटे काम है घर के रहते हैं, उनमें उनको पारंगत करना चाहिए। चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, उनको पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? यदि आपने कुछ नहीं सिखाया और वो बच्चा पढ़ लिख कर हॉस्टल में चला गया कोचिंग के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसे कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ता। समय ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, वैसे संस्कार आना चाहिए। ठीक है ना? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि छोटे से लेकर बड़े तक बच्चों को घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, वो ऐसे संस्कार दें कि वो बच्चा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए किसी के सहारे न ले, खुद खड़ा हो जाए, आत्मनिर्भर बने, खुद काम करे, खुद काम सीखे। छोटे काम, बड़े काम, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का काम है, नल का काम है, घर में जो मेहमान आए हैं उनको कैसे स्वागत करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो काम लड़कियां ही करें। तो ये सब चीज़ें बहुत, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए, उनको संस्कार देना चाहिए। और केवल अकेला यही मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जब तक वो ऐसे आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे उनके व्यक्तित्व का क्या होगा। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे सेकंड वीडियो में यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में समाज की जो भी विकृतियाँ हैं, भ्रम हैं, मिसफॉर्चून्स हैं, मिसकंसेप्ट्स हैं, ये आपके सामने लाता रहूँगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसमें शायद आपकी सहमति हो या ना हो, मगर वो फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है। कैसा हो रहा है? एक आजकल एक बीमारी चली हुई है, इंस्टेंट, जल्दबाजी, द रॉन्ग concept and wrong doings in टाइम मैनेजमेंट ऑफ योर सेल्फ। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है या आप घर से कोई चीज़ की प्लानिंग करके नहीं निकलते हैं, चाहे वो बाहर जाने का काम हो, ड्राइविंग का काम हो, कुछ खरीदी का काम हो या कुछ भी काम हो, उसमें जल्दबाजी करते हैं लोग। वो ये नहीं देखते कि सामने क्या हो रहा है। मैं कहीं भी जल्द पहुंचने के प्रयास में रहता है आदमी, मैं जल्दी पहुंच जाऊं, भले वहाँ जहाँ पर मुझे जाना है वहाँ पर मेरा समय बेकार कर चला जाए, मगर जब तक मैं कहीं पर हूँ वहाँ जल्दबाजी करेंगे। और इस जल्दबाजी में आपको मालूम होगा कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, हज़ारों हज़ारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्यों? आगे निकलने की होड़ में, भाई मैं तेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ इसलिए मुझे जल्दी जाना है। वो ये नहीं देखते कि अगला क्षण उनका एक्सीडेंटली रास्ता देख रहा है। इसी तरह कई भी लोग, चाहे डॉक्टर के पास जाएंगे, चाहे व्यापारी के पास जाएंगे, चाहे दुकान में जाएंगे, कहीं ना कहीं स्टेशन पर जाएंगे तो जल्दबाजी बहुत करते हैं। जल्दबाजी क्यों चलती? भाई आप समय से घर से निकलो, समय से पहुंचो, आप जहाँ भी आपको जाना है वहाँ आप समय एक, यदि आपका समय मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप कोई भी मुसीबत में पड़ जाओगे। और ये जल्दबाजी किस किस चीज़ को नष्ट कर सकती है? आदमी को नष्ट करेगी। वो आदमी कौन था? हो सकता है वो डॉक्टर हो
हो सकता है वो इंजीनियर हो सकता है बहुत सीनियर कोई कंडीशन में हो, सीनियर अधिकारी हो, पुलिस वाला हो, सैनिक हो, कोई ना कोई ऐसा भी हो सकता है जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी था। या तो उसकी लापरवाही ने या आपकी लापरवाही ने उनकी जान ले ली। चाहे वो कार में एक आदमी हो, चाहे 10 आदमी हो, चाहे 5 आदमी हो, उनमें से कोई भी एक न एक ज़रूर महत्वपूर्ण रहा होगा। परिवार के परिवार, बच्चों के बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस जल्दबाजी के चक्कर में एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। आप शायद मानेंगे इस चीज़ को। तो मेरा ये कहना मतलब, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी काम करने जा रहा हो, अपने टाइम मैनेजमेंट को पकड़ के रखे कि मैं एक एक मिनट की प्लानिंग करके जाऊंगा। अब वो कोई भी दूसरे कारण से भी हो सकता है सॉरी, मगर हम खुद के लिए तो प्लानिंग कर सकते हैं। सड़क पर दूसरा आदमी किस तरीके से आ रहा है, किस मानसिकता से आ रहा है, किस कंपटीशन से आ रहा है, उसको कौन सी इमरजेंसी है, हम नहीं जान सकते। हो सकता है उसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है आपके कारण भी एक्सीडेंट हो, मगर 2 में से एक आदमी बचा सकता है उसे। चाहे हम बचा लें, चाहे वो बचा ले। वो समझदार होगा तो वो बचाएगा, और आप समझदार होंगे तो आप बचाओगे। इस तरह कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। न खाना, न पीना, न उठना, न सोना, न गाड़ी चलाना, न कहीं भी आना जाना, बैठना उठना, ये सब हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। और यदि हम जल्दबाजी में कुछ काम करते हैं तो उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। ये आप लोग ध्यान रखिए। बाकी मैं जो कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, मैं अगले वीडियो में आपसे बताऊँगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखेंगे कि हाँ भाई दिस इज़ ओके, समझ में आया, नहीं आया दैट इज़ योर प्रॉब्लम। उसको आप अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, बकवास भी कह सकते हैं, मगर ये कटु सत्य है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। अच्छा लगे तो मुझे बोलिए कि भाई और वीडियो बनाओ, मैं तो खैर बनाऊंगा ही। आप सुनो मत सुनो, ध्यान दो मत सुनो, मुझे आपकी भी चिंता है, आपके बच्चों की भी चिंता है, उनके बच्चों की भी चिंता है, इसलिए मैं आपको रूबरू हो रहा हूँ। मेरी एक लंबी 6 महीने की बीमारी के बाद मैंने ज़िंदगी के बारे में जितना भी मनन किया, जितना भी सोचा, जितना भी समझा, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक समझदार आदमी ये वीडियो देखेगा, और नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं, दो और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। जो अच्छा लगे वो भी कीजिए, बुरा लगे वो भी कीजिए, इंग्लिश लगे तो भी कीजिए, हिंदी में लगे जो भी कीजिए, जो भी गलतियाँ हों उनको क्षमा कीजिए। अस्तु, आमीन, जय हिंद।